नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में और हम चर्चा करेंगे ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में, यानी मानव भूगोल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ ह्यूमन जियोग्राफी के टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, कहीं पर भी आपको अगर जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है, माइनर में, मेजर में, ह्यूमन जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, 2021-22 का पेपर है, लेकिन ये 2026 और 27 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप देख रहे हैं को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल, लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है, तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 21-22 का ये पेपर मैं सॉल्व करूंगा। 21-22 के बाद में बेटा हमारे पास और भी पेपर है। 21-22 के बाद में हम 22-23 वाला पेपर भी सॉल्व करेंगे। 22-23 के बाद में फिर 24-25 वाला पेपर भी सॉल्व करेंगे। 23-24, 21-22 और 24-25, उसके बाद में 25-26 सभी का पेपर आपको मिल जाएगा। कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस मैं दूंगा इसके। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में विश्व की आबादी है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में विश्व की आबादी कितनी है? तो विश्व के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से विश्व की जो आबादी रहती है वो 60% आबादी छका लेता है। ठीक है, कम से कम 60% लोग जो हैं वो मात्र 10 देशों में रहते हैं जो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि दुनिया के केवल 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश में अगर देखें तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो होती है केवल 10 देशों में ही निवास करती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन एक पुश फैक्टर नहीं है? पुश फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, पानी की कमी ये पुश फैक्टर रहा है, बेरोजगारी भी पुश फैक्टर रहा है, और महामारी भी पुश फैक्टर रहा है। ठीक है, चिकित्सा यानी शैक्षिक सुविधाएं ये आपका पुश फैक्टर नहीं रहा। पुश फैक्टर क्या होता है बेटा? पुश फैक्टर मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को मजबूरी में जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेरोजगारी फैल जाए, या फिर एक प्रकार से आप देखते कोई आकस्मिक घटना घट जाए, पानी की कमी हो, महामारी फैल जाए, तो उस स्थान को छोड़ करके लोग दूसरे स्थान पर जा करके रहना पसंद करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पुश फैक्टर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है इनमें से? बताएं कौन सा एक तथ्य सही नहीं है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पिछले 500 वर्षों के दौरान मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। हर साल दुनिया की आबादी में लगभग 80% मिलियन मतलब 80 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं, बिल्कुल जुड़ जाते हैं। आगे कह रहा है जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में 100 साल लग गए, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, ये गलत है। जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, बिल्कुल, यानी कि इसका सी वाला गलत है। सी वाला यही आपका गलत है, बाकी सब तथ्य सही है। ठीक है, यानी कि सी वाला सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी लग जाएगा। आगे देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है बाबू, वेस्ट इंडीज में भारतीय प्रवासियों ने क्या काम किया? बताएं, वेस्ट इंडीज में भारतीय प्रवासियों ने क्या काम किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा वृक्षारोपण खेती। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान अंग्रेजों के द्वारा भारतीय मजदूरों को, जिसको गिरमिटिया मजदूर कहते थे, उनको वेस्ट इंडीज ले जाया गया था ताकि वहां वे गन्ना की खेती कर सकें और बागानों में काम कर सकें। इसीलिए यानी वृक्षारोपण कृषि के लिए, प्लांट फॉर्मेशन के लिए, उसकी फार्मिंग के लिए वेस्ट इंडीज में भारतीय लोगों को ले जाया गया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत से मध्य पूर्व में प्रवास का कारण क्या था? बताएं, भारत से मध्य पूर्व में जो प्रवास हुआ है, भारत के लोग जो मध्य पूर्व में जाकर के बसे हैं, उसका कारण क्या था? तेल में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुआ ऐसा कि 1970 के दशक के आसपास खाड़ी देश जो हैं, जो मध्य पूर्व के देश हैं, जहां पर खूब ज़्यादा खदानें हैं तेल की, तो तेल की खोज और बढ़ती कीमतों के कारण से वहां भारी बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, जिससे भारत से बड़ी संख्या में मजदूर वहाँ रोजगार के लिए जाते रहे। आज भी आप देखते हैं सऊदी अरब या जो है सब जगह पर लोग जाते रहते हैं। अपने भारत के बहुत सारे लोग जो मुस्लिम लोग होते हैं अधिकतर जाते हैं सऊदी अरब, या फिर यही सब जाकर के लोग कमाते हैं। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर उतना पैसा है नहीं, तो लोग भाग जाते हैं
खर्चा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जाकर के कमाते हैं तो कुछ यहाँ पर भेजते रहते पैसा, वहाँ का 1 रुपया कमाते हैं तो यहाँ पर आकर के वो 40-45 रुपया बन जाता, तो वो थोड़ा-सा फ़ायदेमंद चीज़ होती, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, किस धारा में महिला प्रवास सबसे अधिक है? किस धारा में महिला प्रवास सबसे अधिक है? तो ग्रामीण से ग्रामीण में महिला प्रवास अधिक आपको दिखाई पड़ता है। भारत में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण होता है विवाह, चूंकि जैसे एक स्थान का विवाह हुआ तो महिला को दूसरे स्थान पर, जैसे एक जिला से दूसरे जिला में जाना पड़ा, ठीक है, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में, चूंकि अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए शादी के बाद महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव में, एक जिले से दूसरे जिले में प्रवास करती हैं, ठीक है। तो महिलाओं का प्रवास ग्रामीण टू ग्रामीण होता है, मजदूर जो होता है ग्रामीण टू शहरी होता है। सातवां क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रवासी भारत में किन पड़ोसी देशों से आते हैं? सबसे ज्यादा प्रवासी भारत में कहाँ से आते हैं लोग? तो भारत में सबसे अधिक प्रवासी जो हैं वो बांग्लादेश से आते हैं, जो मुंह फुलाए बैठा था कि हम जो है मैच नहीं खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आ गए सभी लोग, सरेंडर हो गए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, सब आ गए सामने सरेंडर होकर के कि भैया हम खेलेंगे, ठीक है, थोड़ा पैसा हमारा बढ़ा दो, ठीक है। बी ऑप्शन बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से तुरंत बगल ही में है, तुरंत भाग आते हैं लोग, बहुत सारे लोग शरणार्थी रहते हैं। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पता है पुरुष प्रवास का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? कार्य और रोजगार, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में पुरुषों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का सबसे पहला कारण होता है आजीविका कमाना और बेहतर नौकरी के अवसर तलाशना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? जलोढ़ मैदानों में संकुल बस्तियां पाई जाती हैं। कैसी बस्तियां? संकुल बस्तियां पाई जाती हैं। जलोढ़ मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, जहां जल और कृषि की प्रचुरता होती है, इसलिए यहाँ लोग घनी आबादी में, सटी आबादी में, यानी कि संकुल यानी सकरे, मतलब कि एकदम से सटे सटे निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है बाबू, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, जिनकी बस्तियों को क्राल कहा जाता है उनका क्या नाम है? किनकी बस्तियों को क्राल कहा जाता है? 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्राल किसे कहा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्राल, क्राल की अगर बात की जाए महोदय, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किनकी बस्तियों को क्रॉल कहा जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉल, किनकी बस्तियों को क्रॉल कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताएंगे 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें नंबर का बताएंगे। कराल किनकी बस्तियों को कहते हैं बेटा? 10वें नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, जुलू, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जुलू, जुलू जो होता है बेटा ये क्या है? क्राल एक विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में एक जुलू नाम की जनजाति पाई जाती है, और मसाई जनजाति में भी आप देखते हैं इसको जो है इनके जो रहने का स्थान होता है उनको कहा जाता है। एक घेरेदार बस्ती होती है जिसके बीच में एक खुला मैदान होता है, और इस घेरे के अंदर घास फूस की झोपड़ियां बनी होती हैं, ठीक है, और उसी को बोलते हैं क्राल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। इग्लू किससे बनता है? इग्लू किससे बनता है बेटा? इग्लू बर्फ से बनने वाला एक पहाड़ जो है घर होता है, इग्लू बर्फ का बना हुआ घर होता है। एस्किमो जनजाति के द्वारा ये घर बनाया जाता है, कठोर और जमी हुई बर्फ के ब्लॉक को काट करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। बर्फ गर्मी की कुचालक होती है, हालांकि यहाँ बाहर से ठंडी दिखती है लेकिन अंदर की हवा बाहर नहीं जाती है इसकी, इसीलिए अंदर गर्मी बनी रहती है, ठीक है। और खास करके ऐसे इलाके मतलब एक गुंबद के आकार का होता है, बर्फीली हवाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये ठंडी से बचने का एक उपाय होता है ठंड के इलाकों में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन से, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी, पिग्मी की अगर बात की बेटा तो कांगो बेसिन के निवासी हैं पिग्मी। कांगो बेसिन यानी कांगो के कांगो नदी है उसके इलाकों में रहते हैं ये। दुनिया के सबसे छोटे कद वाले लोग होते हैं पिग्मी। ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित कांगो बेसिन, जायरे नदी पड़ती उसके घने जंगलों में रहते हैं। पिग्मी लोग पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उनका मुख्य कार्य शिकार करना हुआ, कंदमूल फल इकट्ठा करते रहते हैं उसी को खाने के लिए। बेसिकली अमेजन बेसिन में रेड इंडियंस अमेजन बेसिन में रहते हैं। श्रीलंका में बेद्दा, कालाहारी मरुस्थल में बिस्मयन जनजाति पाई जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है बेटा? अमेजन बेसिन में रेड इंडियंस पाए जाते हैं, श्रीलंका में बेद्दा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का क्वेश्चन, शिकार वाद्य यंत्र हारपून है।
शिकार वाद्य यंत्र हारपून किसका है? एस्किमो जनजाति का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हारपून जो होता है एक भाले जैसा हथियार होता है जिसका उपयोग आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले जो एस्किमो लोग होते हैं वो सील और व्हेल जैसी मछलियों को पकड़ने के लिए, उनका शिकार करने के लिए हारपून नाम के भाले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस्किमो लोग। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। ग्रांड बैंक स्थित है। ग्रांड बैंक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर कनाडा के पास पड़ता है। दुनिया के सबसे प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, ग्रैंड बैंक। क्लियर। आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कृषि को लदांग कहाँ पर कहा जाता है? कृषि को लदांग मलेशिया में कृषि को लदांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खास करके स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय नाम है लदांग। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग ही कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। स्थानांतरणशील कृषि किसे कहते हैं बेटा? यानी जब एक स्थान पर कृषि की जाती है और जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके जो किसान लोग होते, जनजाति के लोग होते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते हैं और वहाँ पर जंगल को काटते हैं और जलाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं। इसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, झूमिंग कृषि भी कहते हैं और साथ ही साथ में इसको यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। कॉफी का पौधा है। कॉफी का पौधा उष्णकटिबंधीय होता है, ट्रॉपिकल जोन में होता है ये। कॉफी के पौधों को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 7वां क्वेश्चन से बेटा, मैक्सिको किस सांस्कृतिक क्षेत्र में है? मैक्सिको लैटिन अमेरिका में आता है। लैटिन अमेरिका में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको और उसके दक्षिण के देशों को लैटिन अमेरिका देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मुख्य भाषाएं स्पेनिश, पुर्तगाली, ये सब लैटिन भाषा से निकली हैं, इसीलिए लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सांस्कृतिक परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा है? सांस्कृतिक परिदृश्य में से ग्रामीण बंदोबस्त जो है सांस्कृतिक परिदृश्य को दिखाता है। वे चीजें होती सांस्कृतिक परिदृश्य के अंतर्गत जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे ग्रामीण बस्तियां मानव निर्मित होती हैं, जबकि झरना हो गया, क्रेटर। क्रेटर जो एक झील होती है जो कि ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज्वालामुखी का जो गड्ढा होता है, जब ज्वालामुखी सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो गड्ढा छूट जाता है जो जहाँ से ज्वालामुखी फटा था, निकला था। तो उसी गड्ढे में जब बारिश का महीना आता है तो पानी भर जाता है, तो उसे भरे हुए पानी से एक झील बन जाती है। उस झील को क्रेटर झील कहते हैं, उस गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। मान लेते हैं कई बार ज्वालामुखी फटा तो बड़ा गड्ढा हो जाता है, तो जब छोटा गड्ढा तो क्रेटर कहेंगे, और वही जब बार बार ज्वालामुखी वही बड़ा गड्ढा हो जाता है, जब उसमें पानी भर जाता है तो बड़ी झील का निर्माण होता है। उस बड़ी झील को काल्डेरा झील कहा जाता है। ठीक है, तो ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, इसलिए सांस्कृतिक परिदृश्य के अंतर्गत ये नहीं आएगा। झरना भी सांस्कृतिक परिदृश्य नहीं है। ठीक है, और ना ही जलोढ़ फैन, ये सब जो है आपका सांस्कृतिक परिदृश्य नहीं होता, जबकि ये सब प्राकृतिक परिदृश्य हैं। जबकि ग्रामीण बंदोबस्त यानी कि जैसे ग्रामीण बस्तियां वगैरह ये सब मनुष्य के द्वारा बसाई गई हैं, अतः सांस्कृतिक परिदृश्य में ग्रामीण बंदोबस्त आता है। 19 नंबर क्वेश्चन, हमारा दूसरा चैनल है बीए क्रिकेट, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कितने सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? विश्व में कितने सांस्कृतिक क्षेत्र हैं बेटा? तो आधिकारिक तौर पर भूगोलवेत्ता ब्रुक और बेब नाम के विद्वानों ने 8 प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों के बारे में बताया है। तो 8 प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है? तो आपका है कौन सा? उत्तर पूर्व में वन और पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों में संसाधन दूर दूर होते हैं, इसलिए वहाँ बस्तियां बिखरी हुई और छितरी हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ जहाँ जो जो संसाधन मिलते हैं वहीं वहीं पर लोग बना करके घर अपना रहने शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन है बाबू। प्रश्न, तटों के किनारे में कौन सा अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? 21 नंबर, तटों के किनारे में कौन सा अधिवास प्ररूप पाया जाता है, प्रतिरूप पाया जाता है? तो रैखिक प्रतिरूप, जो तटों में नदियों के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे जैसे कोई नदी है तो उसके किनारे अगर प्रतिरूप पाया जाएगा, नदी सीधी, तो उसके किनारे के रेखीय प्रतिरूप होगा। सड़क के किनारे का अधिवास रेखीय प्रतिरूप होगा। ठीक है, जबकि किसी झील के किनारे का प्रतिरूप कैसा होगा? झील गोल गोल होती है, तो ऐसे ऐसे करके एक वृत्ताकार हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है,
तो तटों के किनारे में कौन सा अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? तो रैखिक पाया जाता है, लाइनर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चूंकि तट के समानांतर बस्तियां विकसित होती हैं, इसीलिए वह एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देती हैं, तो इसको रैखिक अधिवास कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़कों, नदियों और नहरों के दोनों ओर विकसित होती हैं? तो वो भी रैखिक ही होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चाहे नदी हो, चाहे सड़क हो, चाहे एक प्रकार से कोई नहर हो, ठीक है, उसके किनारे जो बस्तियां बसेंगी एक सीधी रेखा में होंगी, यानी रैखिक होंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 23 नंबर प्रश्न है बाबू। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि सभी प्रकार की या सभी ग्रामीण बस्तियों में हावी है? बताएं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि सभी ग्रामीण बस्तियों में हावी हैं? तो प्राथमिक जो है गतिविधि होती है अधिकतर बस्तियों में यही होती है, प्राथमिक गतिविधियां, प्राइमरी चीजें, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं? खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं, मछली पकड़ते हैं, डेयरी वगैरह लगा लेते हैं। तो ये सब प्राथमिक गतिविधि, प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 24 नंबर देखिए, प्रवास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, देखें। प्रवासन स्रोत और गंतव्य के बीच, गंतव्य माने स्रोत कहाँ है? जहाँ से प्रवास हो रहा है, गंतव्य जहाँ को जाना है, तो उनके बीच दूरी के साथ विपरीत रूप से भिन्न होता है, बिल्कुल होता है। अधिकांश प्रवासी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल हाँ, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अन्यथा अपना घर द्वार किसी को अच्छा नहीं लगता, वो अपने घर पे रहना चाहेंगे, लेकिन इन चले जाना पड़ता, तो ये भी दोनों सही हैं। तीसरा है, सरकारें उन प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए प्रवासन नीतियां बनाती हैं जिनकी उनके पास कमी है, बिल्कुल, तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। जबकि आपका सही नहीं कौन सा है? पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दूरी तय करती, बिल्कुल गलत बात है, महिलाएं कम दूरी तय करती हैं, पुरुष अधिक प्रवासन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन वाला जो दिया है यही गलत दिया हुआ है, बाकी तीनों सही दिए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है 25 नंबर, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल किस देश से संबंधित है? एलन चर्चिल सेम्पुल अमेरिका से संबंधित हैं, यूएसए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलविद्ता हैं, फ्रेडरिक रेटजल, जो एक मानव भूगोल के अच्छे जानकार हैं, उनकी शिष्या थी ये कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलविद्ता फ्रांस से संबंधित इनमें से है? फ्रांस का भूगोलविद्ता कौन सा, बताएं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलविद्ता फ्रांस से संबंधित है? तो वाइडल डी लाब्लास या बिडाल डी लाब्लास, ये जो है फ्रांस के बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं, भूगोलविद्ता हैं। संभववाद विचारधारा के जनक माने जाते हैं बिडाल डी लाब्लास। संभववादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया इन्होंने ही, ठीक है, किसने? बिडाल डी लाब्लास ने। हालांकि इसको लुसियन फैब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इस विचारधारा को जो लोकप्रिय बनाया, इस विचारधारा को जो अच्छे तरीके से समझाने का काम किया बिडाल डी लाब्लास साहब ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 27 नंबर क्वेश्चन से बाबू। प्रश्न है, भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से रिलेटेड नहीं है? देखिए, जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का अंश है, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का ही एक भाग है, भौतिक भूगोल अपने आप में ही एक भूगोल है तो गलत हो जाएगा, सामाजिक भूगोल भी मानव भूगोल की शाखा है, जबकि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों भूगोल की दो शाखाएं हैं। भूगोल की दो शाखा, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा था, मानव भूगोल आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मातृ विषय किस विषय को कहा जाता है? मातृ विषय किस विषय को कहा जाता है बेटा? मातृ विषय भूगोल को कहा जाता है, जियोग्राफी को मातृ विषय कहा जाता है। भूगोल को सभी विज्ञानों की जननी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी विज्ञानों के लिए आधार प्रदान करती है, ठीक है, जियोग्राफी। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डाल्टन के द्वारा दिया गया इष्टतम जनसंख्या निर्धारित करने का सूत्र है, बताएं। डाल्टन द्वारा दिया गया इष्टतम जनसंख्या निर्धारित करने का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो डाल्टन का जो सूत्र है, यम बराबर ए माइनस ओ ऑब्लिक ओ, ठीक है, यम बराबर ए माइनस ओ बटा ए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में ही दिया है डाल्टन का सूत्र। यहाँ पर यम का मतलब क्या है बेटा? यम का मतलब होता है विचलन, ठीक है। ए का मतलब होता है वास्तविक जनसंख्या यानी एक्चुअल पॉपुलेशन, और ओ का मतलब होता है इष्टतम जनसंख्या, ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। क्लियर? तो ये एक प्रकार से सूत्र यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, सारा का सारा सिस्टम, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? 30 नंबर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
बताइएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बताएंगे सभी लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को समझा पा रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये एक प्रकार से क्या होता है? उत्प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उत्प्रवास कहलाएगा। उत्प्रवास माने क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे दूसरे माने कि अपने यहाँ से लोग दूसरे स्थान पर चले जाएं। ठीक है। आप्रवास, कहीं से कोई व्यक्ति आ जाए। आंतरिक प्रवासन, बाहरी प्रवासन। देखिए, समान रूप से इसको प्रवासन ही बोलेंगे। विकल्पों के आधार पर प्रवासन की प्रक्रिया को आंतरिक माना जा सकता है। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन लग सकता है, आंतरिक प्रवासन। वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो होगा वो आपका इमिग्रेशन यानी उत्प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन कहलाएगा वो। ठीक है, इमिग्रेशन ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ना लगे तो आपका प्रवास होगा, प्रवासन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, माइग्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ठीक है, सी ऑप्शन या फिर ए में से दोनों, कोई में से कोई एक लग सकता है। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जाना कहलाता है उत्प्रवास और आना कहलाता है जो है आप्रवास। आप्रवास माने आना, उत्प्रवास माने जाना। ठीक है, ध्यान ध्यान रखेंगे। यानी ए ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवासन क्या कहलाता है? 31 नंबर। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवासन जो होता है अंतर महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल कहलाता है। यानी जैसे एक महाद्वीप, जैसे एशिया को छोड़ करके आप अफ्रीका में जाएं या यूरोप में जाएं तो वो अंतर महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाएगा या प्रवासन कहा जाएगा, अंतर महाद्वीपीय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन से, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन क्या कहलाता है? एक राज्य से प्रवासन अगर दूसरे राज्य में आप करते हैं तो उसको अंतर्देशीय कहलाता है। ठीक है, अंतर्देशीय यानी यह देश की सीमाओं के भीतर ही होता है। एक प्रशासनिक इकाई से दूसरी प्रशासनिक इकाई में आप जाते हैं, अंतर्देशीय। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बाहर से आने वाले को क्या कहते हैं? बाहर से कोई व्यक्ति अगर आता तो उसको अप्रवासी कहा जाता है। अप्रवासी। ठीक है, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है तो उसको उत्प्रवासी कहा जाता है। आने को अप्रवासी, जाने को उत्प्रवासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रतिदिन कारखाने में आना जाना क्या कहलाता है? तो प्रतिदिन अगर आप कारखाने में आते जाते हैं तो इस प्रकार के प्रवासन को क्या कहेंगे बेटा? प्रतिदिन कारखाने में आने जाने वाले प्रवासन को हम लोग क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रतिदिन कारखाने में आना जाना जो होता है वो दैनिक प्रवास का हिस्सा होता है, उसको दैनिक प्रवास बोलेंगे, डेली माइग्रेशन। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर किसकी विशेषता है? 35 नंबर, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर किसकी विशेषता है? तो जन आधिक्य की विशेषता है, ओवर पॉपुलेशन की विशेषता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन आधिक्य बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि जनाधिक्य, जब जन्म दर बहुत अधिक हो जाती है तो संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है, इसी को जन आधिक्य कहते हैं। तो जन्म दर जब ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर की विशेषता होती है जन आधिक्य। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लुटेरी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां, लुटेरी अर्थव्यवस्था वह है जहां पर खनिज और वन संसाधनों का शोषण होता हो, उसी को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्स आर एक्सप्लॉइटेड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब प्राकृतिक संसाधनों का इतनी तेजी के साथ दोहन किया जाए कि वे पुनर्जीवित ना हो सके तो उसी अर्थव्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन सा विषय नहीं है? देखिए, योग विज्ञान जो है मानव भूगोल से रिलेटेड नहीं है, जबकि इतिहास और अर्थशास्त्र ये दोनों मानव भूगोल से ही कनेक्टेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, योग विज्ञान एक आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यास होता है, ना कि मानव भूगोल का अंग। ठीक है, 38 नंबर, इस 38 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप जुड़ सकते हैं। 9984 039 139 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। आपको अपना नाम लिख करके भेजना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, यानी कितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर अब की बार सभी विश्वविद्यालयों का होने वाला है। बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू, बरेली, रोहिलखंड, मासा कुंभरी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, मासा कुंभरी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी होगा आपका। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू, बरेली, मासा कुंभरी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो ही गया आपका, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, ठीक है। माँ शाकुंभरी, इसके अलावा आपका जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा आपका महाराजा सुहेल देव आजमगढ़, ठीक है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे लिखित पेपर हो, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव तैयारी भी, लिखित तैयारी भी, यानी कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का भी मैं पढ़ाता हूँ और ऑब्जेक्टिव वाला भी पढ़ाता हूँ। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कम से कम 5-5, 6-6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पर मिलेगा। वीडियोज़ आप हमारे यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलता है। आप सीरीज खरीदते हैं, आप पैसा खत्म करते हैं अपना, कम से कम 300-400 रुपये आप सीरीज में डांड करते हैं 1 साल के लिए, मतलब 1 सेमेस्टर के लिए। मैं आपको 100 रुपये में 1 सेमेस्टर पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारा ऑफर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑफर ये है कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको मात्र 150 रुपये फीस जमा करने पड़ेंगे। उसमें पूरा 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा। 1 साल तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, आपको PDF नोट्स मिलता रहेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। और केवल सेकंड सेमेस्टर की फीस 100 रुपये फीस है, ठीक है। जिनको भी जैसे जुड़ना होगा आप बता दीजिएगा कैसे जुड़ना। जैसे आप SMS करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा, स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देने हैं। फीस जमा करेंगे तुरंत उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिलेगा मात्र इसी 100 रुपये में, सेकंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का। और अगर 150 जमा करेंगे तो आप ही का फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए ऑफर है। तो जल्दी से जल्दी ऑफर का लाभ उठाएं और जुड़ जाएं, ठीक है। आपको सीरीज या किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के कम से कम आपके 5 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट यानी 500 क्वेश्चन इसके मैं दूंगा। और साथ ही साथ में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, को करिकुलर में जो भी सब्जेक्ट आपका शामिल होगा पूरा बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ये फीस आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु एक राज्य पड़ता है, वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ रहती हैं, पहाड़ियाँ हैं। उन्हीं पहाड़ियों पर एक चरवाहा जनजाति रहती है, उसको हम टोडा जनजाति के नाम से जानते हैं। भैंस पालते हैं लोग मुख्य रूप से, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं? भारत में जनजातियों की संख्या कोई किसी ने की नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 7,000 से अधिक जो है व्यक्तिगत जनजातीय समूह को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। लेकिन विकल्पों में 700 है नहीं, 700 से अधिक जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, नन ऑफ दी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? भारत में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति यानी ST आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा कॉम्पैक्ट बस्तियों को विभिन्न प्रकार के रूप में बुलाया गया है, गलत जोड़ी बनाइए इनमें से, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया विभिन्न प्रकार की कॉम्पैक्ट बस्तियों को विभिन्न प्रकार के रूप में बुलाया गया है, गलत जोड़ी इनमें से बताएं। गलत जोड़ी कौन सी है? देखिए, न्यूक्लियर बस्तियां फ्रेंच और टिवार्था ने बताया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। संकुल बस्तियां ब्लास ने बताया है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। केंद्रित बस्तियां ब्रूंस ने बताया है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स ये हंटिंगटन ने नहीं बताया है, ठीक है। तो ये किसने बताया है बेटा? बस्तियों के वर्गीकरण में फिंच और ट्रिवार्थन ने न्यूक्लियड, ब्लास ने संकुल और ब्रूंस ने केंद्रित शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन हंटिंगटन का मुख्य कार्य जलवायु और सभ्यता पर था, ना कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स पर था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जो दिया है यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आप निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण बस्तियों में शामिल नहीं करेंगे? ग्रामीण बस्तियों में किसे शामिल नहीं करेंगे बेटा? तो शहरी गांव को शामिल नहीं करेंगे, बाकी सभी को शामिल करेंगे। ग्रामीण सेवा केंद्र को, ग्रामीण विकास केंद्र को और गांव को, इन सभी को ग्रामीण बस्तियों में शामिल करेंगे। शहरी गांव को ग्रामीण बस्तियों में शामिल नहीं करेंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आमतौर पर फार्म स्ट्रीट कहाँ नहीं पाए जाते हैं?
आमतौर पर फार्म स्ट्रीट जो होते हैं, फार्म स्ट्रीट क्या होता है, खेतों के बीच में जो घर बना होता है, फार्म हाउस जिसको कहते हैं, उसी को फार्म स्ट्रीट भी कहा जाता है। जैसे अमेरिका वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अमेरिका में जो घर बनते हैं उनको फार्म स्ट्रीट, खेतों के बीच में घर बनता है। यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ये सब आम बात है, ठीक है। जहाँ पर जैसे खेत बहुत बड़ा होता है, पाही जिसको अपने आम भाषा में कहते हैं, उसी को फार्म स्ट्रीट कहा जाता है। भारत में किसान आमतौर पर संकुल गाँव में रहते हैं, बहुत कम, मतलब खेत के बगल में ही घर रहता है, ज़्यादा दूर खेत नहीं रहता है, और ना ही खेत इतना बड़ा होता है भारत के लोगों का, जनसंख्या ज़्यादा, तो छोटे छोटे खेत होते, तो उसमें पाही बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अटाना रख करके उसी में बढ़िया खटिया टांग करके सो जाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जैसे अमेरिका में धनी किसान होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, वो लोग एक प्रकार से जो है फार्म हाउस बनाते हैं, फार्म स्ट्रीट बनाते हैं, तो वो एक प्रकार से भारत में अपने नहीं पाए जाते हैं, बाकी यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में खूब पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ग्रामीण बस्तियों में रिबन या स्ट्रिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, बताएं। रिबन या स्ट्रिंग पैटर्न को रैखिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। रिबन आप जानते हैं, यानी जब घर या सड़क या रेल लाइन या नदी के किनारे कोई एक सीधी रेखा में बस्तियों का विकास होता है, तो उसको हम रैखिक पैटर्न या रिबन पैटर्न कहते हैं। रिबन आप समझते हैं, जब कोई जैसे जयमाल पर जाता है दूल्हा, तो उसके सामने एक रिबन बांधा जाता है, उसको काटता तब जाकर के चढ़ता है, उस पर कुछ रुपए पैसे देता है, तो ये एक प्रकार से रिबन होता है, सीधी रेखा, सीधा लाल कलर का फीता होता है रिबन, इसलिए इसको रिबन पैटर्न बोलते हैं। और रैखिक पैटर्न बोला जाता है क्योंकि ये नदियों किनारे होता है, सड़कों किनारे होता है, तो ऐसे घर जो होते हैं वो एक प्रकार से रैखिक प्रतिरूप होते हैं। झील के आसपास बसे गांव किस पैटर्न पर आएंगे, बताएं। झील के आसपास 45 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। झील के आसपास जो बसे गांव होते हैं किस पैटर्न पर आते हैं बेटा, तो झील के आसपास बसे जो गांव होते हैं वो एक प्रकार से आपके निहारिका या वृत्ताकार, सर्कुलर, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एक झील जो होती है कैसी होती है, इस तरीके से, तो इसके आसपास जो होता है वो गांव बसे रहते हैं झील के चारों किनारे, तो ये होता है आपका निहारिका पैटर्न टाइप का जो है। इसका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वृत्ताकार बोला जाए चाहे निहारिका, बात एक ही है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन से, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कोटों से अपने उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें अभिकथन दिया गया है, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है, बिल्कुल असमान है, इसमें कोई दो राय नहीं, बात बिल्कुल सही है। पहला कारण कह रहा है कि मानव बसावट के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं, बिल्कुल भिन्न होती हैं, और सही व्याख्या यानी कि अभिकथन ए का आर सही व्याख्या भी करता है, यानी दोनों कथन सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 47 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों का रूप समय के साथ संचित और परिवर्तित होता रहता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। 47 नंबर, वातावरण मानव के पारस्परिक संबंधों का रूप समय के साथ संचित और परिवर्तित होता रहता है, इस प्रक्रिया को विकास यानी डेवलपमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, डेवलपमेंट कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किस प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय पाए जाते हैं, कृषि वगैरह होता है, ठीक है, और खास करके जो आपके दुग्ध पालन वगैरह होता है, इसी पर लोग जीवन यापन करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से, नदियों के डेल्टाओं के साथ बस्तियां किस पैटर्न में पाई जाती हैं। नदियों के डेल्टाओं के साथ बस्तियां जो होती पंखा पैटर्न पे पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन से, नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है। नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन होता है, तो पदानुक्रम, हेरारकी। जलवायु, औद्योगिकरण और व्यापार शहर को बसाने में मदद करते हैं, यानी पदानुक्रम विकास का परिणाम है, ये कारण नहीं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, इग्लू किस जनजाति के घर को कहा जाता है। इग्लू फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इग्लू किस जनजाति के घर को कहते हैं बेटा। इग्लू जो होता है किस जनजाति के घर को कहा जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इग्लू किस जनजाति के घर को कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इग्लू कहा जाता है बेटा एस्किमो जनजाति के घर को हम लोग इग्लू के नाम से जानते हैं, ठंडा इलाका होता है, ठीक है। खास करके ग्रीनलैंड और कनाडा में रहते हैं ये जनजाति लोग। बर्फ का जो है ऐसे गोला अर्ध गोलाकार होता है, इस तरीके का घर होता है, बर्फ का पूरा बना होता है, और इस मोटा सा चद्दर होती है, और इसके बीच में जो है वो लोग रहते हैं इग्लू में, ठीक है। और बड़ा ही इसमें ठंडी हवा नहीं जाती है, ना तो ठंडी हवा बाहर निकल, मतलब गर्म हवा बाहर निकल पाती है।
52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? पल्स ऑफ एशिया, पल्स ऑफ एशिया पुस्तक को लिखा है हंटिंगटन साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एल्सबर्थ हंटिंगटन एक प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। 1907 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द पल्स ऑफ एशिया मध्य एशिया के भूगोल और वहाँ की जलवायु के मानवीय इतिहास पर प्रभाव डालती है, उसकी व्याख्या करती है। बड़ी जबरदस्त पुस्तक है पल्स ऑफ एशिया। यर्ट किस जनजाति के आवास को कहते हैं? यर्ट, यर्ट किर्गिज लोगों के आवास को यर्ट कहते हैं। किर्गिज लोगों के आवास को यर्ट कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों में रहने वाली खानाबदोश जातियां हैं ये, ठीक है। किर्गिज लोगों का एक गोलाकार पोर्टेबल तंबू जैसा घर होता है, उसी को यर्ट कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। गोंड जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? 54 नंबर। तो गोंड जनजाति जो होती किस राज्य की प्रमुख जनजाति बेटा? तो गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की जनजाति। कैसी है? गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। क्लियर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है गोंड, ठीक है। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि कई राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो मुख्य सघनता आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में मिलेगी। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, गोल गधेड़ा उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गोल गधेड़ा उत्सव जो होता है ये भील जनजाति के लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक भील जनजाति एक प्रसिद्ध लोक उत्सव होता है जिसमें युवक अपनी बहादुरी दिखा करके जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यह मुख्य रूप से होली के समय में मनाया जाता है। अभी ये फागुन आ रहा है तो होली के समय में ये जो है गोल गधेड़ा उत्सव मनाया जाएगा। इसमें युवक अपनी पराक्रमी बहादुरी दिखाएंगे और फिर बहादुरी दिखा करके अपना जीवन साथी चुनेंगे, अपना जो है शादी करेंगे, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन से, थारू जनजाति किस राज्य में रहती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की जनजाति है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थारू जनजाति नेपाल और भारत के तराई के इलाकों में खास करके रहती है। लखीमपुर, बहराइच, गोंडा के इलाकों में कुछ मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगी। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बटकाही विवाह की व्यवस्था किस जनजाति में होती है? बटकाही विवाह, 57 नंबर। बटकाही विवाह जो होता है थारू जनजाति में होता है बटकाही विवाह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थारू जनजाति में विवाह की विभिन्न रस्में होती हैं, जिनमें से बटकाही यानी कि बात पक्की करना को बटकाही कहते हैं। विवाह तय करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, फालू का कपड़ा कौन पहनता है? फालू, फालू का कपड़ा भील जनजाति के लोग जो होते हैं ये फालू का कपड़ा पहनते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फालू भील पुरुषों के द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है, लंगोट के समान होता है ये, ठीक है, फालू। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बपला किस जनजाति में विवाह करता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बपला, बपला। 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बपला जो होते हैं, बपला। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बपला जो होते हैं किस जनजाति में विवाह करते हैं? तो बपला जो होते हैं किस जनजाति में विवाह करते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बपला, बपला जनजाति के लोग जो होते हैं बताएंगे। बिल्कुल, बपला जो होते हैं वो संथाल जनजाति में विवाह करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति में विवाह को बपला, संथाल जनजाति में विवाह को बपला कहा जाता है। इसमें जो है इतूत बपला और किरिंग बहु बपला जैसे कई प्रकार होते हैं। बपला के विवाह कई प्रकार का होता है। तो बपला जो है विवाह की एक प्रणाली होती है, विवाह की प्रक्रिया होती है जो संथाल जनजाति में होता है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? नियतिवाद के समर्थक कौन नहीं है? आर हार्टसन, रिचर्ड हार्टसन जो है नीतिवाद के समर्थक नहीं है, जबकि हार्टके, ठीक है, वोल्फ गैंग हार्टके और ओ एच के स्पेट, ये सब जो है नीतिवाद के सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। डिटर्मिनिज्म जो है एक ऐसी विचारधारा जो प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है ऐसा कहती है। हार्टसोन ने क्षेत्रीय विभेदन पर जोर दिया है, जबकि स्पेट और हार्टक्रेग ने इसकी आलोचना करी है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं हार्टसोन जो है ये नहीं है नीतिवाद के सिद्धांत के समर्थक, बाकी दोनों हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक किस देश में है? जनसंख्या घनी कहाँ पर है सबसे ज्यादा? तो कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में 1200 लोग से अधिक रहते हैं जनसंख्या। कहाँ पर? बांग्लादेश में। छोटा सा देश है लेकिन जनसंख्या खूब ज्यादा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन से, करिल कृषि किस जनजाति में की जाती है? करिल कृषि जो होती है ये भील जनजाति में करी जाती है। राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में भील जनजाति रहती है। पहाड़ी ढलानों पर खेती करी जाती है, उसी खेती को बोलते हैं स्थानीय शब्दों में करिल कृषि। तो भील जनजाति के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा।
आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। झूम खेती की आवश्यक विशेषता। झूम खेती की झूमिंग कृषि किसके कहते हैं? झूमिंग कृषि आप सभी को पता होगा। झूमिंग कृषि की अगर बात करें बेटा, तो झूमिंग कृषि जो होती है इसी को काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? काटो और जलाओ कृषि झूमिंग कृषि को भी कहा जाता है। क्लियर? तो 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर का बिल्कुल झूम खेती की आवश्यक विशेषता। झूमिंग कृषि की आवश्यक विशेषता 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्षेत्रों का रोटेशन होता है इसमें, यानी कि यहाँ पर क्षेत्र बदलते रहते हैं, इसके लिए झूम कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 64 नंबर क्वेश्चन है, झूम खेती के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखें, झूमिंग कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका 64 नंबर का आप मिला करके जरा देखिए। 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखें, लद्दाख जो होता है इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, रे जो है वियतनाम, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको, बिल्कुल सही है। तमराई ब्राजील में नहीं बोला जाता, ऑप्शन नंबर यही वाला गलत है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास में प्रमुख कारक है? ग्रामीण से लोग शहर में क्यों जाते हैं? विवाह करने के लिए बिल्कुल नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, पारंपरिक आंदोलन नहीं, रोजगार के लिए अधिक लोग जाते हैं, डी ऑप्शन। 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 65 का डी ऑप्शन, रोजगार के लिए जाते हैं। फिर उससे कम पढ़ाई के लिए कुछ व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, बाकी रोजगार के लिए सभी लोग जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन से, गोंडों का मुख्य व्यवसाय क्या है? 66 नंबर बताएं, गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। गोंड लोग जो है इनका व्यवसाय है खेती करना, ये लोग खेती करते, कल्टीवेशन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खास करके झूमिंग खेती करते हैं। ठीक है, और शिकार भी करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है इनमें से? तो सांस्कृतिक दायरे, कल्चरल रियलम जो होता है बड़ा होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सांस्कृतिक पदानुक्रम में सांस्कृतिक दायरा सबसे बड़ी इकाई होती है, जिसके अंतर्गत कई सांस्कृतिक क्षेत्र और परिदृश्य जो होते हैं वो सब आ जाते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 68 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पुरवा होते हैं, बताएं 68 नंबर। पुरवा, हेमलेट, हेमलेट जो होते हैं 8 से 10 परिवार की बस्ती को हेमलेट यानी पुरवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरवा या हेमलेट ग्रामीण अधिवास का सबसे छोटा रूप होता है, जो मुख्य रूप से गांव से थोड़ी दूर पर स्थित होता है। ठीक है, और ये एक मतलब एक ही घराने के लोग या एक ही 4-5 घराने के लोग रहते हैं। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सांस्कृतिक भूदृश्य से क्या आशय है? सांस्कृतिक भूदृश्य, मानव के द्वारा निर्मित भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं, जैसे कि सड़क बनाना, खेत, घर, ये सब आपका सांस्कृतिक भूदृश्य है। प्राकृतिक भूदृश्य जैसे पहाड़, नदियां, ये सब प्राकृतिक भूदृश्य हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में किस प्रकार की कृषि होती है? बताएंगे। तो अफ्रीका के कांगो बेसिन में किस प्रकार की कृषि होती है बेटा? तो अफ्रीका के कांगो बेसिन में कौन सी कृषि होती है? 70 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आदिम कृषि होती है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होती है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? 71 नंबर, बिल्कुल सी ऑप्शन, रेटजल ने लिखी है, फ्रेडरिक रेटजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, एस्किमो किस नस्लीय समूह से संबंधित हैं? एस्किमो की अगर बात की जाए बेटा, तो एस्किमो मंगोलाइड प्रजाति से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या के संचालन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन जो होता है वो एक प्रकार से भारत में जनसंख्या के संचालन में सबसे अधिक योगदान देता है, ग्रामीण से ग्रामीण संचालन। भारत में विवाह के द्वारा क्या होता है, एक महिला एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे जिले में, दूसरे प्रखंड में जाती है और इसी से जनसंख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, शादी होती है। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को सच्चे जंगल खानाबदोश के रूप में जाना जाता है? 74 नंबर बताएं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को सच्चे जंगल खानाबदोश के रूप में जाना जाता है? तो है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति जो होती बेटा, कांगो बेसिन के पिग्मी पूरी तरह से शिकार और वन उत्पादों पर डिपेंड होते हैं। जंगलों में ही इनका स्थायी घर बनाए रहते हैं, बिना घूमते, मतलब कि ये एक प्रकार से घर नहीं बनाते हैं और केवल घूमते रहते हैं पिग्मी लोग। ठीक है, खानाबदोश होते हैं ये लोग, खाने की तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आखेट पर जीवन निर्वाह करने वाले प्रायः चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि आखेट पर निर्वाह करने वाले
प्रायः चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि जंतु अपने चारे हेतु मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिकारी जातियों को उन जानवरों के पीछे जाना पड़ता है जिनका वे शिकार करते हैं। जैसे जैसे ऋतु बदलती रहती है, जानवर चारे की तलाश में पलायन करते रहते हैं और शिकारी भी उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो चारे पानी की खोज में वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न देखेंगे महोदय। प्रश्न है, मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे? मानव भूगोल के संस्थापक हैं विडाल डी ला ब्लास, नहीं रेटजल। रेटजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 76 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। 76 नंबर का बी ऑप्शन। विडाल डी ला ब्लास जो है वो नहीं है, इसका डी ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। हालांकि विडाल डी ला ब्लास ने इसे अलग पहचान दी थी, तो इसलिए एक प्रकार से कभी कभी आपका बीडा लीला ब्लास्ट तो नहीं लगेगा, इसका बी ऑप्शन ही लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आंसर की में इसको क्या दे रखा है, मैंने इसको डी दे रखा है, लेकिन डी नहीं होगा। 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 76 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, रेडजल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? रेडजल कौन है? मानव भूगोल के जनक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह विचार किसका है? तो मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव, चूंकि मनुष्य जो है ये हमेशा क्रियाशील रहता है। ये कभी एक प्रकार से ऐसा नहीं कि मनुष्य कोई काम ना करे, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। यह कथन है रेडजल की शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी भूगोलवेत्ता है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, उन्होंने परिभाषा दी है। रेडजल की शिष्या है, नीतिवाद की प्रबल समर्थक हैं। रेडजल ने नीतिवाद की विचारधारा भी दी है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, प्रश्न क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए, ए डिमांजिया मानव भूगोल के ही बड़े अच्छे विद्वान हैं। पीएम राग सभी भी मानव भूगोल से अच्छे संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका डीएच डेविस यानी कि डेविस, ये भी मानव भूगोल से संबंधित हो सकते हैं। इरबिन रजी यही नहीं संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यही नहीं संबंधित हैं मानव भूगोल से। ठीक है, इरबिन रजी मुख्य रूप से मानचित्रकला यानी कि ये चित्रकारी से संबंधित रहे हैं। ठीक है, जबकि लोग जो तीनों और लोग हैं ये लोग मानव भूगोल से रिलेटेड हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या का, संसाधन का, मानव और वातावरण समायोजन का। तीनों का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं, संसाधनों का भी अध्ययन करते हैं, और मानव और वातावरण के बीच में संबंध होते हैं, जैसे प्रकृतिवाद या नियतिवाद। ठीक है, जिसको कहते हैं आप संभववाद, प्रसंभाव्यवाद, इन सभी का अध्ययन भी करते हैं, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करें महोदय? 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका बाबू? प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है रेटजल की। ठीक है, रेटजल कौन है? मानव भूगोल के जनक हैं, जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। फ्रेडरिक रेटजल पूरा नाम है, मानव भूगोल का पिता यानी जनक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में मानव जीवन और उसकी गतिविधि पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण के द्वारा कंट्रोल में बताई है। ठीक है, और इसी पुस्तक में उन्होंने नियतिवाद यानी डिटरमिनिज्म की नींव रखी, जिसका समर्थक बाद में कुमारी एलन चर्चिल सैंपल जो उनकी शिष्या थी उन्होंने भी किया। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मानव की प्रजातियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किन मानवीय विज्ञानों में समान रूप से होता है? मानव की प्रजातियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किन मानवीय विज्ञानों के रूप में समान रूप में होता है? तो मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों में समान रूप से होता है। मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों में एक प्रकार से जो मानव की प्रजाति उनका अध्ययन होता है। ठीक है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मानव भूगोल में इसमें हम पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रजातियां पृथ्वी पर किन किन हिस्सों में रहती हैं और वे पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बैठाती हैं। मानव भूगोल में हम लोग ये पढ़ते हैं। जबकि मानव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ह्यूमन साइंस में पढ़ते हैं मतलब मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, मानव भूगोल को ह्यूमन जियोग्राफी बोलते हैं। तो मानव विज्ञान में मानव के जैविक विकास कैसे हुआ, उसकी शारीरिक बनावट,
उनकी प्रजाति विशेषताओं का हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों विषय मानव और उसकी नस्लों यानी प्रजातियों पर केंद्रित हैं, इसलिए इनका अध्ययन इन दोनों विषयों में साझा तौर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया है? पार्थिव एकता का सिद्धांत कार्ल रिटर ने दिया है। पार्थिव एकता सिद्धांत मतलब कि क्या है, भले ही ऊपर से आप पृथ्वी का सब हिस्सा आपको अलग अलग लग रहा हो, लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं। कार्ल रिटर का मानना था कि पृथ्वी एक जैविक इकाई की तरह होती है। पार्थिव एकता का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी तत्व जैसे पर्वत, नदियां, जलवायु, वनस्पति और मानव, ये सब ऊपर से आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक तरीके से लेकर देखेंगे तो सब एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अटूट संबंध जुड़ा हुआ है। सभी लोग आपस में अंतर संबंधित हैं। अगर एक तत्व में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। ये बात पार्थिव एकता के सिद्धांत में कार्ल रिटर साहब ने समझाई है। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय नीतिवाद का अनुयायी नहीं है? बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे 83 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय नीतिवाद का अनुयायी नहीं है? तो बिडाल डिला ब्लास जो है ये संभववादी विचारधारा के प्रणेता हैं, ना कि नीतिवाद के। तो ये एक प्रकार से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात नहीं करते हैं। ठीक है, नीतिवाद क्या कहता है कि प्रकृति ही मालिक है, प्रकृति ही सब कुछ है, मनुष्य उसका दास है। इसकी जो है नीतिवाद के समर्थकों में जैसे रेटजल स्वयं अपना थे ही, उनकी शिष्या सैंपल थी, और कांट, इमैनुअल कांट, ये सब लोग इसमें शामिल थे। जबकि विडाल डिला ब्लास संभववाद के विचारधारा थे। संभववाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो, मनुष्य के सामने प्रकृति संभावनाएं पेश करती है और मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक के आधार पर उन संभावनाओं को चुन सकता है। यानी मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि उसमें बदलाव करने वाला एक सक्रिय कारक है। यानी मनुष्य जो है वो सर्वोपरि है, मनुष्य जो है वो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। संभववाद कहता है कि मनुष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर न्यू डिटर्मिनिज्म आता है, उसमें प्रकृति और मानव ना दोनों एक दूसरे के कोई दास नहीं है, ना दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से गुलाम है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं, दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। एक में परिवर्तन हुआ तो दूसरे को नुकसान, दूसरे में परिवर्तन हुआ तो जो है पहले का नुकसान होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न, ईसा वुमेन भूगोलवेत्ता थे। ईसा वुमेन 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईसा वुमेन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ईसा वुमेन, ईसा वुमेन की अगर बात करें बेटा तो ये कौन है? ईसा वुमेन, ईसा वुमेन कहाँ की भूगोलवेत्ता है? 84 नंबर का बताएंगे, कौन बताएगा भाई? ईसा वुमेन भूगोलवेत्ता थे कहाँ के? अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रांसीसी या ब्रिटिश? तो ईसा वुमेन की अगर बात की जाए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ईसा वुमेन कहाँ की भूगोलवेत्ता बेटा? 84 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईसा वुमेन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 85 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 85 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अच्छा, इनकी एक पुस्तक है ईसा वुमेन की, द न्यू वर्ल्ड पुस्तक है। ठीक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। 85 नंबर प्रश्न है आपका, प्रासंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रासंभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म शब्द का प्रयोग OH के स्पेट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेट ने नियतिवाद और संभववाद के बीच एक रास्ता निकालते हुए प्रासंभाव्यवाद की अवधारणा दी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण एक जीव के परिवेश कारकों की समग्रता है, इन शब्दों को किसने कहा? 86 नंबर, पर्यावरण एक जीव के परिवेश कारकों की समग्रता है, इन कथनों को किसने कहा? इन शब्दों को किसने कहा? तो ए फिटिंग ने इस कथन को कहा है। ए फिटिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह परिभाषा विज्ञान के संदर्भ में फिटिंग महोदय के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन से 87 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है आपका। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। भौतिक पर्यावरण का तत्व इनमें से क्या नहीं? देखिए, भौतिक पर्यावरण में आपका क्या आ जाएगा बेटा? जो आपको दिखे। ठीक है, जैसे भूमि, मृदा, खनिज, जो आपको दिखती है, जिसको आप छू सकते हैं, भौतिक पर्यावरण होता है। जिसको आप छू नहीं सकते, जो अभौतिक पर्यावरण होता है। तो भूमि, मृदा और खनिज ये प्राकृतिक यानी भौतिक तत्व हैं, जबकि मनुष्य की बस्तियां जो होती मनुष्य का निर्मित है, यानी सांस्कृतिक तत्व होते हैं। तो बस्तियां सांस्कृतिक तत्व हैं, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है, बताएं। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू?
88 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? बिल्कुल राइट आंसर आपका लग रहा है, बहुत बढ़िया। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन संपूर्ण पृथ्वी की इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त जुड़े हुए हैं। यह निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? 88 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल डी ऑप्शन। पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है बताता है। कौन बताता है पार्थिव एकता का सिद्धांत? 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 88 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन पार्थिव एकता का सिद्धांत बताता है। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है? 89 नंबर प्राणी पारिस्थितिकी से कौन जोड़ता है बेटा? तो जोड़ता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी शब्द जो होता है ये एक प्रकार से विषय मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है, इकोलॉजी शब्द। ठीक है, इकोलॉजी विज्ञान। 90 नंबर क्वेश्चन से वातावरण संभववाद विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किन भूगोलवेत्ताओं ने किया? बताएं वातावरण संभववाद। वातावरण संभववाद की बात जो है किसने करी? फटाफट से आप बताएं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वातावरण संभववाद की जो विचारधारा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका बाबू, ग्रिफिथ टेलर संबंधित है। ग्रिफिथ टेलर ये नव निर्धारणवाद से संबंधित। ग्रिफिथ टेलर किससे हैं? रुको एंड जाओ थ्योरी की बात करते हैं, नियतिवाद का विचार दिया। गो एंड स्टॉप थ्योरी, स्टॉप एंड गो थ्योरी, रुको एंड जाओ का सिद्धांत नव निर्धारणवाद से रिलेटेड है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 91 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, संभववाद और नियतिवाद के बीच का रास्ता निकाला जिसको नव निर्धारणवाद कहा था, न्यू डिटर्मिनिज्म कहा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे हम प्रकृति की गति को थोड़ा धीमा और तेज जरूर कर सकते हैं लेकिन उसकी दिशा पूरी तरह से हम बदल नहीं सकते, जिसको जहां जाना है वो जाएगा। नव निर्धारणवाद से संबंधित है ग्रिफिथ टेलर का विद्वान। 92 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, किसने कहा? मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, किसने कहा? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते 93 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? हाँ, तो विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इस समय तो भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले चाइना की थी लेकिन अब भारत की है। 94 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। 94 नंबर बताएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका भैया? 94 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 94 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहाँ पर होती? मैदानी भागों में, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप की सर्वाधिक है बेटा? अफ्रीका महाद्वीप की या एशिया महाद्वीप की? 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करें। 95 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में जन्म दर ऊंची तरह से बढ़ रहा है। दुनिया भर में सबसे तेज अफ्रीका महाद्वीप में इसमें बढ़ रहा है जनसंख्या। 96 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? 96 नंबर ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत मेटिजन नाम के विद्वान ने प्रतिपादित किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मेटिजन। ठीक है, अगस्त मेटिजन ने ग्रामीण बस्तियों के आकार और उनके विकास के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण काम किया है। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसाइज पुस्तक है डार्विन की। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1859 ईस्वी में क्रांतिकारी पुस्तक लिखी उन्होंने। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत दिया, उद्विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने। बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है? देखें, एक एकीकृत अनुशासन है, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन, बिल्कुल ठीक है। द्वैतवाद के अधीन, बिल्कुल सही है। जबकि प्रौद्योगिकी के विकास के कारण से वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, प्रासंगिक वर्तमान में भी है। डी ऑप्शन इसका यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आगे देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न है आपका, 21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 99 नंबर। तो 21वीं शताब्दी में शुरुआत में विश्व की जनसंख्या जो थी वो 6 अरब के आसपास थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन से, विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर कितनी है?
बताएं। तो वो एक प्रकार से 1% है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होकर के लगभग 1% से थोड़ा कम हो चुकी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपका ये आंसर की भी इसमें मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आंसर की भी साथ में मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। आप जैसे ही इतना इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसका कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जिससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि सेकंड एंड थर्ड दोनों सेमेस्टर का जुड़ना है तो केवल 150 रुपये फीस लगेगी। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।